नमस्कार, बीच बहस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल और आज जो विषय हमने लिया है वो विषय भारत से सीधा सीधा संबंधित है। जी हाँ, भारत जिसे हम माता कहते हैं, धरती जिसे हम माता कहते हैं, और उस धरती का सीना चीर करके वहाँ से जो उस आंचल से जो दूध निकलता है, जो गंगा बहती है, जिस तरीके से हम बचपन से पढ़ते आए थे कि तेरा अन्न और जल पिया माँ हम इतने बड़े हुए, ये चीज़ें जब आती हैं वहाँ से, तब हम उसे कहते हैं अन्नदाता, हम उसे कहते हैं किसान। और इस किसान के लिए पिछले 70-75 वर्ष में क्या कुछ हुआ है ये भारत की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है, और शायद इसीलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था भी की गई थी। अब उस व्यवस्था को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए कैसे काम किया जा रहा है, उस व्यवस्था में किस तरीके से राजनीति अपना निकाल रही है, कौन लोग हैं वो, किस तरीके से ये चीज़ें सामने आ रही हैं, और कैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण से हमारे किसान भाइयों को जीवन की बेहतरी के लिए भारत सरकार की तरफ से एक दिशा प्रदान की जा रही है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और स्टूडियो में चर्चा के लिए हमारे साथ जो उपस्थित हैं उनका परिचय आपसे कराता हूँ। हमारे साथ हैं श्रीमान पंकज मीणा जी। पंकज जी भारतीय किसान संघ से संबंध रखते हैं और किसान नेता हैं, और किसानों से जुड़ी हुई जो राजनीति जितनी भी है उसे उस पर बहुत अच्छी खासी समझ रखते हैं। पंकज जी, आपका स्वागत दूरदर्शन स्टूडियो में। पंकज जी, शुरुआत यहाँ से करते हैं सीधा सीधा, एक जो 3 शब्दों का है ये न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम MSP के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। पहली बात ये कि ये होता क्या है, और उसके बाद में धीरे धीरे इससे जुड़े हुए जो चीज़ें हैं उस पर हम आगे बढ़ते हैं। पंकज जी, देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे एक नाम से ही जाहिर होता है जी, कृषि की जो उपज है, हमारा अनाज है, हमारे दलहन है, हमारे तिलहन है, इसका सरकार के द्वारा एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और उस न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाने का अपना एक प्रोसीजर है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होने के बाद में सरकार स्वयं उस दर के ऊपर खरीदने की व्यवस्था करती है। तो अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो इसका इतिहास भी बड़ा रोचक है। जब हमें देश आज़ाद हुआ था और आज़ादी के प्रारंभिक दशक में ही देश को एक बड़े संकट के साथ गुजरना पड़ा। पहले तो अकाल पड़ने लगे, और अकाल पड़ने के साथ ही शुरुआत के 2 दशकों में बड़े युद्ध भी 2-3-4 हुए, बिल्कुल, जिसके कारण से ऐसा महसूस हुआ कि हम खाद्यान्न का भी हमको संकट होने लगा। एक तरफ तो अकाल पड़ गया और दूसरी तरफ से युद्ध हो गया, तो हमारे देश को पर्याप्त रूप से अन्न भी मुहैया नहीं था। ठीक बात है। और उसके कारण से आपको सबको लोगों को जानकारी भी होगी, हमको अन्न भी इम्पोर्ट करना पड़ा, दूसरे देशों से मंगाना पड़ा। एग्जैक्टली। और जब अन्न दूसरे देशों से मंगाना पड़ा तो चूँकि ये पेट भरने का मामला था देश की जनता का, तो सामने वाले देश की हमने शर्तों पे अन्न मंगाया, सामने वाले देशों के शर्तों के अनुसार ही मूल्य तय हुआ, और फिर हमको अन्न हमने मंगाया, और अन्न मंगा के हमने हमारे देश की जनता का पेट भरा। इस मामले में सभी लोगों को अच्छे से याद होगा जब हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, बिल्कुल, उन्होंने तो व्रत का कंसेप्ट भी तभी दिया था। हमारे देश में व्रत जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी के आह्वान पे ही शुरू हुए थे कि देश की जनता एक दिन व्रत करेगी। तो वहाँ से न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हुआ, और न्यूनतम समर्थन मूल्य अलग अलग फेज से गुजरते हुए आज 2021 में काफ़ी रिफाइंड स्थिति के अंदर हमारे बीच में है। एक्जैक्टली, आपने जो बात कही कि काफ़ी रिफाइंड स्थिति के, क्योंकि ये रिफाइंड जो वर्ड है ये लगातार और फाइन होता रहता है और लगातार किया भी जाता रहता है। बात ये है पंकज जी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसानों के हित किस तरीके से सध रहे हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन होना एक बात होती है जो महत्वपूर्ण है, कागजों पे जो लिखा हुआ है वो दूसरी बात होती है। तो किसानों के जो हित हैं वो कौन से हित हैं जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण से सधते हैं? एक बार फिर मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो इतिहास यात्रा उसके ऊपर चर्चा करूँगा, जो अवश्य करूँगा। 1966-67 के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार तय हुआ जब देश के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का दौर चल रहा था, उस वक्त ये तय हुआ। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, उस वक्त धान और गेहूँ इन दो का न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल 54 रुपये क्विंटल हुआ करता था। और वो 54 रुपये क्विंटल केवल इसलिए तय किया गया था कि लोग इस 54 रुपये क्विंटल की न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी के रूप में माने और अधिक से अधिक गेहूं और चावल पैदा करें जी। ये एक तरह से किसानों को प्रमोशन था, या आप ये ऐसे भी कह सकते हैं
कि उनको लाभ का एक दिखाने के लिए ये तय हुआ था कि भाई आपको 54 रुपये का मिलेंगे। तो उन्होंने किसानों ने निश्चित रूप से हाड़ तोड़ मेहनत करी जी। और उसी का परिणाम हुआ कि अगले एक दशक में ही देश के किसानों की मेहनत की वजह से देश आत्मनिर्भर हो गया खाद्यान्न के मामले में। ठीक बात है। तो जब ये 54 रुपये तय हुआ, और ये जो 54 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का एक फार्मूला जरूर बना था, परंतु ये वास्तव में मैं इसको देश का दुर्भाग्य कहूँगा कि अगले 50-55 साल तक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का कोई सेट फार्मूले के ऊपर काम नहीं हुआ जी। केवल और केवल ये होता था कि भाई सरकारें जो होती थी वो सरकारें उसको घोषणा कर देती थी, और घोषणा भी वो राजनीतिक आधार पर करती थी। जी बिल्कुल। कभी तो 20 रुपये बढ़ा दिया और लगा कि साहब अब की बार तो 20 रुपये बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने 50 रुपये बढ़ा दिया। कोई फार्मूला तय नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ 2018-19 में। 2018-19 का जब बजट आया उसमें पहली बार एक एक्सरसाइज हुई कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कैसे हो। हालांकि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग है जो 1960 से काम कर रहा है, परंतु राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग ने जो सुझाव सुझाया उसके ऊपर नया 2018-19 के अंदर पहली बार काम हुआ, एग्जीक्यूशन हुआ। ठीक बात है। आपने जो बात कही है कि 60 से काम होता रहा है, अब 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 2000, 2010, 2018, यानी कि इतनी लंबी यात्रा में काम ही होता रहा और काम हुआ ही नहीं जिस तरीके से। क्योंकि जब काम होता है, आप जब हम बात करते हैं कि आप मंगल पर जा रहे हैं, आप चांद पर जा रहे हैं, आप इतने बड़े बड़े इनोवेशंस कर रहे हैं, वो इनोवेशन हमें धरती पर, हमें माँ भारती के आंचल में वहाँ क्यों नहीं दिखाई देता? अगर वहाँ दिखाई देगा तब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। किस तरीके की फसलें हैं? क्या सभी फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होता है? आप कुछ भी मंगाएंगे, कुछ भी बोएंगे, उनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा, बागों में रहेगा। आपने दलहन की तिलहन की बात की, जो उद्यानिक फसलें हैं, हमारे फ्रूट्स हैं, उनके बागान हैं, वहाँ पर भी रहेगा, या कुछ स्पेसिफिक है इसके बारे में? देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो बेसिक कंसेप्ट है जिस पे मैंने शुरुआत में चर्चा करी, उसका उद्देश्य यह है कि हमारे देश के किसानों को उचित मूल्य मिले, साथ में हमारे देश के खाद्यान्न का भंडार संपूर्ण रहे। कल को फिर अगर भगवान ना करे ऐसी स्थिति आए कि हमको कोई अकाल दुर्भिक्ष झेलना पड़े, तो देश की जनता को अगले साल, 2 साल, 3 साल तक किसी प्रकार का खाद्यान्न का संकट ना हो। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य के 2 मुख्य उद्देश्य हैं, किसान को उचित मूल्य मिले और साथ में देश को खाद्यान्न संकट से नहीं गुजरना पड़े। तो जब 1967 के अंदर पहली बार ये लागू हुआ तो ये केवल 2 चीज़ों पे हुआ, गेहूं के ऊपर और धान के ऊपर। गेहूं और चावल जो न्यूनतम प्राइमरी चीज़ है हमारे इसकी खाद्यान्न की। पर जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, विकास एक सतत प्रक्रिया है, और जब विकास होता है तो दिन ब दिन विकास में नए नए आयाम जुड़ते जाते हैं। कई बार विकास की प्रक्रिया धीरे जरूर हो जाती है, परंतु कुछ ना कुछ नई चीज़ें जुड़ती जाती है। तो जब न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रारंभ किया था केवल गेहूं और धान के ऊपर हुआ, पर धीरे धीरे ये तय किया गया कि खाद्यान्न संपूर्ण इसमें आना चाहिए। खाद्यान्न का मतलब फिर बाजरा भी आना चाहिए, फिर मक्का भी आना चाहिए, ज्वार भी आना चाहिए। और जब ये खाद्यान्न वाला मामला चलता रहा तो फिर उसके बाद दूसरी चीज़ नई ऐड हुई कि इसमें दलहन भी जुड़ना चाहिए। ठीक है। फिर दलहन में हमने एक एक करके सबसे पहले चना लिया, फिर मूंग लिया, जो मुख्य रूप से हमारे देश की खपत भी है और उपज भी है। और जब दलहन का हुआ तो अभी पिछले 7 साल से हमारे यहाँ तिलहन भी इसमें जोड़ा गया। ठीक है। तो आज न्यूनतम समर्थन मूल्य के में खाद्यान्न, दलहन और तिलहन, ऐसे तीनों चीज़ों की मिला के कुल 23 फसलें ली जाती है, और रबी और खरीफ के आधार पर सरकार 2 बार इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। ठीक है। आपने 23 फसलों की बात की कि इस तरीके से किसान इनका इससे फ़ायदा ले रहे हैं। अब चूंकि एक शब्द बार बार आता है पंकज जी, किसान, तो यहाँ हम किसान किसको मान रहे हैं? क्या ऐसा भी पर्टिकुलर है कि हर व्यक्ति जो कुछ भी कितने पर्टिकुलर बीघा में, कितने एकड़ में, या किसी और के खेत में जाकर के काम कर रहा है? किसान हर व्यक्ति हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन हम किसको किसान मान रहे हैं जिसके लिए उसकी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? देखिए, इसको डिफाइन करने के लिए हमको थोड़ा सा दिल बड़ा रखना चाहिए हमेशा जी। और मैं इस बारे में बड़ा स्पष्ट कहता हूँ कि कोई अपने घर के आंगन के अंदर तुलसा जी को भी सींच रहा है जी, तुलसी के एक छोटे से पेड़ को भी सींच रहा है, तो वो किसान है। ठीक। और देखिए, दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर केवल 2 ही चीज़ें हैं जो उत्पादन होता है, बाकी सारी प्रोसेस होती है।
पहला तो एक होता है कि एक महिला होती है, एक औरत होती है जो अपने गर्भ से एक बच्चे को जन्म देती है। जन्म देने का काम दो जने ने किया, या तो माँ ने किया या फिर धरती माँ ने किया, जो एक बीज डालने पे एक फसल पैदा करती है और उससे उस एक बीज का कई गुना पैदा होता है, जिससे हमारे पूरे देश की जनता मानव मात्र का पेट भरता है। तो इसलिए दो ही चीज़ें उत्पादन करते हैं होता है, दो ही चीज़ों का पैदा होती है, परंतु जो बीज पैदा होता है, जो फसल जमीन से पैदा होती है, उसको पैदा करने का काम करता है किसान। बिल्कुल। और किसान जिस विपरीत परिस्थिति में पैदा कर रहा है, हमसे किसी से छिपा हुआ नहीं है। हालांकि मैं मानता हूं कि अभी पिछले 2-4-5 साल के अंदर किसान की स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई है, परंतु जो उसकी मेहनत है उसको हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और वो जिस निरुद्देश्य से, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता। मैं इस बारे में बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि और विश्व के अंदर जितने व्यापार हैं वो अपने परिवार के पेट पालने के लिए होते हैं, अपनी समृद्धि के लिए होते हैं, पर किसान का जो काम है वो जनता जनार्दन की सेवा के लिए होता है, अपने देश की सेवा के लिए होता है, मानव मात्र की सेवा के लिए होता है। और इसीलिए हमारे यहाँ किसान को विशेष दर्जा दिया गया है। जी, एग्जैक्टली आपने जो किसान को विशेष दर्जा देने की बात की है, और ये विशेष दर्जा अगर हमारे मनों में, सबके मनों में आता है, तो उससे बेहतर बात दूसरी कोई हो नहीं पाती है। कितना हम लोग अगर देखें पूरे भारत भर में कि कोई योजना अगर आती है तो वो पूरे भारत के लिए आती है, तो यहाँ पर हर प्रांत में क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उठाया जा रहा है कि यहाँ भी, या फिर हम देख रहे हैं कि प्रांतवार भी कुछ एक अलग अलग चीज़ें हैं जो दिखाई दे रही हैं, राज्य सरकारों की भी इसमें कुछ भूमिका होती है केंद्र से इतर? देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मैं एक बार फिर थोड़ा सा इसको विस्तृत बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग है, वो लगभग 6 महीने पहले, जैसे रबी की फसल का जो बीजारोपण होता है वो अक्टूबर-नवंबर में शुरू होता है, उससे लगभग 6 महीने पहले रबी की फसल का मूल्य निर्धारण के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। और वो विभिन्न तथ्यों को देख के कृषि का मूल्य तय करता है, और उसी आधार पर किसान उसका बीजारोपण करता है। ठीक बात है। और जब मूल्य तय हो जाता है तो सरकारें उसको मतलब उत्पादन के समय खरीदना प्रारंभ करती है। परंतु थोड़ा सा ये अगर हम देखें कि आज़ादी के जो प्रारंभिक 5-6 दशक थे जी, इसमें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद जो है वो भी राजनीतिक आधार पे होती रही। राजनीतिक आधार पे ऐसा कि सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोटा जो है वो ज़्यादा पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्य ले जाते हैं, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे तो अधिकार तो हमारे राजस्थान का भी है। जी बिल्कुल। राजस्थान में भी गेहूं बहुत पैदा होता है, मध्य प्रदेश में भी बहुत पैदा होता है, तमिलनाडु में भी होता है थोड़ा बहुत। तो कहीं ना कहीं इसमें तो शुरुआती स्टेज पे भेदभाव किया गया। और दूसरी बात, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कैसे करें, उसका आधार क्या हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जो पहली बार तय हुआ 2018 के अंदर, हमने जैसे एक न्यूनतम समर्थन मूल्य एक शब्द है, इसी तरह 2 शब्द और आते हैं, लागत मूल्य और लाभकारी मूल्य। जी, तो पहली बार 2018 में तय हुआ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत मूल्य का 1.5 गुना कम से कम होना चाहिए। जी, अब आप इसको देखिए, लागत मूल्य कैसे तय होता है। अगर हम फैक्ट्री में किसी में काम करते हैं, फैक्ट्री का कोई उत्पाद आता है, जैसे साबुन आया, तो साबुन में इनपुट कॉस्ट क्या हुई, फिर उसके अंदर इनपुट कॉस्ट के साथ में कंपनी का प्रॉफिट क्या हुआ, कंपनी का इंटरेस्ट में ब्याज वगैरह क्या हुआ, वो ये सारा जुड़ के फिर उसमें लाभ जोड़ा जाता है, तब साबुन का मूल्य तय होता है। ठीक है। पर हमारे यहाँ पे देश में अभी भी, आज तक भी एक बड़ा अजीब सा सिस्टम है कि मेहनत करता है किसान, 6 महीने अपने परिवार का वो रात दिन उसको झोंक देता है, और उसका मूल्य कौन तय करता है? उसका मूल्य तय करता है व्यापारी, जो मंडी का आड़तिया है। ठीक बात है। तो इस सिस्टम को सुधारने के लिए ये तय हुआ कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य का फॉर्मूला बनाया गया कि लागत मूल्य का कम से कम 1.5 गुना। और इसी कारण से आपने देखा हो तो 2018-19 के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिकतर फसलों का दुगुना तिगुना तक हुआ। यानी कि ये हर एक किसान अपना अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय कर पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लागत मूल्य अगर निकालना हो तो राजस्थान में पूरे राजस्थान के किसानों का एक डाटा इकट्ठा किया जाएगा। और राजस्थान में क्या हुआ, फिर ऐसे पूरे देश भर का एक डाटा इकट्ठा किया जाएगा, उनका एक एवरेज निकाला जाता है कि भाई ये देश में लागत मूल्य लगभग पूरे देश के किसानों का औसतन आ रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं, उदाहरण की बात करूं, तो आज हिंदुस्तान के अंदर गेहूं का लागत मूल्य लगभग 1050 रुपये प्रति क्विंटल आता है। ठीक है।
तो हमने अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो सरकार है, उन्होंने तय किया कि भाई किसान को गेहूं के मामले में, चावल के मामले में दुगना मिलना चाहिए कम से कम। ये मूल्य आयोग की रिपोर्ट भी आई है, प्रधानमंत्री जी का इसमें बड़ा आग्रह था। तो अभी देखिए एकदम से 1050 लागत मूल्य है और अभी गेहूं की जो MSP है वो 2040, तो लगभग दुगना किसान को मिल रहा है और लगभग यही सारी फसलों के अंदर शुरुआत हुई। तो आपने जो चीज़ बोला कि दुगना होकर के किसानों को मिल रहा है, आपने पंजाब की बात की, हरियाणा की बात की, उत्तर प्रदेश की बात की, पहले की सरकारों के द्वारा किए गए भेदभाव की बात की, तो समस्या किसको है? ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर दुगना होकर के मिल रहा है तो समस्या क्या है? अगर किसी को होती है तो वो क्या समस्या है, वो किसको है, या फिर ये बनाई गई है? देखिए, अगर हम देश की राजनीति को देखें, मैं समझता हूँ पहले चुनाव जो है 1952 में हुए जी, और पहले चुनाव से ही दो वर्ग को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया राजनीति के द्वारा जी। एक वर्ग था हमारा जो गरीब तबका है, निचला तबका है, उसको हमेशा महंगाई का नाम देके डराया गया। महंगाई आ गई, महंगाई आ गई, महंगाई के ऊपर हमेशा वोट जरूर भुनाए गए, पर सॉल्यूशन कभी भी नहीं हुआ। और महंगाई की जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो इसी से जुड़ा हुआ दूसरा विषय होता है किसान का लाभकारी मूल्य। अगर आप ये कहें कि गेहूं का उत्पादन की कीमत 1050 है, इसको 1100 में बेचना चाहिए, तो किसान बेचारा मारा जाएगा। आप महंगाई कंट्रोल करने के लिए किसान जनता को जरूर सस्ता दे देंगे, पर किसान मारा जाएगा। तो इसी से जुड़ा हुआ ये एक तरह से रिवर्स विषय है किसान का लाभकारी मूल्य। और किसान के ऊपर राजनीति हमेशा हुई। देखिए, हमेशा क्या किसान नेता बताया किसी को किसान का हृदय सम्राट बताया, किसान हितैषी बताया, पर किसानों के ऊपर काम कभी भी नहीं हुआ जी। हालांकि मैं इस बारे में बड़ा स्पष्ट कहना चाहूँगा कि पिछले अगर 5-6 साल को देखें तो किसानों के हित के लिए बहुत अच्छे निर्णय हुए और बहुत सारे काम भी हुए। और शायद मेरे को ऐसा लगता है कि जो किसानों के हित के जो काम हो रहे हैं, इसी से कुछ चंद 2-4 नेता होंगे, किसान नेता जो अपने आप को किसान हृदय सम्राट कहलाना पसंद करते हैं, उनको परेशानी हो रही होगी। बाकी मैं ये समझता हूँ कि किसान इस वक्त काफ़ी पहले के मुकाबले असंतुष्ट है। क्या आप समझा पाए हैं? क्योंकि जब कुछ लोग गलत समझाते हैं, ब्रेन वॉश के तरीके से होती है, तो दूसरे वर्ग की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम भी इन तक उस बातों को पहुंचाएं। वो एक जन जागरण की बात आती है, अवेयरनेस की बात आती है, जो कि जब तक किसान को ये पता नहीं होगा कि ये चीज़ कैसी है, किस माध्यम से पता चल रहा है, टीवी के माध्यम से, हम दूरदर्शन बैठे हैं, दूरदर्शन के माध्यम से, या लोगों के घरों तक जाकर के, वहाँ पर जाकर के। साथ साथ में मैं इसमें कृषि कानून का भी थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा कि जिस तरीके से वो जो चीज़ें लाई गई थी, जिसमें भी न्यूनतम समर्थन मूल्य, चूँकि 2018 से आपने बात की है, तो वो जुड़ा हुआ विषय है। तो इस जुड़े हुए विषय को समग्रता के साथ में सामने रखा जाए, क्योंकि जब बात आती है उसकी ज़मीन की, तो उसकी ज़मीन के साथ में कैसे वो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जिससे वो अधिकाधिक न केवल उत्पादन ले सके बल्कि अपनी फसल के लिए स्वयं तय कर सके। क्योंकि कुछ आदमी ऑर्गेनिक तरीके से उगा रहा है, कोई रासायनिक चीज़ों का उपयोग कर रहा है, तो ये हर किसी का थोड़ा थोड़ा व्यक्तिगत भी हो जाता है। देखिए, ये बात ठीक है कि अब संचार के माध्यम इतने अच्छे हो गए, दूरदर्शन उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रिंट मीडिया भी बड़े अच्छे हैं, आजकल सोशल मीडिया भी इस बड़े जोरों पे है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त किसानों में शिक्षा भी पर्याप्त मात्रा में हो चुकी है और किसान इन सब चीज़ों से अवेयर भी है जी। तो और जहाँ तक बात है न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद की, तो मैं बड़ा स्पष्ट बताऊं कि किसान अब पहले जैसा वो नहीं है, अनपढ़ भी नहीं है। और जैसे किसानों को बड़ा एक गंदा शब्द यूज किया जाता है, गंवार भी नहीं है अब तो वो बहुत समझदार हो गया है और इन चीज़ों के प्रति पूरी तरह से अवेयर है। आज आप अगर मान लीजिए किसी अखबार के अंदर आज छपता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कल खरीद शुरू होगी, तो निश्चित रूप से किसान को पता लगता है और किसान उस बात को सारे तोलता भी है और सब चीज़ें समझता भी है। जहाँ तक बात है सुधार की, तो मैंने पहले भी कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जी। अभी तक हमारे साथ एक बड़ा दुर्भाग्य ये था कि जैसे मैं राजस्थान में रहता हूँ जी, और राजस्थान में मैंने कोई इनोवेटिव प्रयोग किया, मैंने तरबूज लगाए बड़े अच्छे थे जी जी जी, परंतु तरबूज, वो जो अच्छे तरबूज थे उनकी अभी यहाँ पर्याप्त मात्रा में मुझे भाव नहीं मिल रहे जी। तो मेरी मजबूरी थी कि मैं राजस्थान में अपने पास की मंडी में बेच सकूँ। ठीक है, तो अगर इसमें मान लो मेरे को सुधार की गुंजाइश लगती है कि भाई मुझे छूट मिलनी चाहिए कि मैं अपना जयपुर छोड़ के अजमेर में बेच सकूं या अजमेर छोड़ के मैं तो भोपाल में बेच सकूं, तो मुझे लगता है कि ये अगर कोई ऐसा सुधार हुआ है तो इसको तारीफ ही करनी चाहिए और किसान तारीफ कर भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं
किसानों को जो भ्रमित करने का काम है वो अभी भी एक ऐसा तंत्र हिंदुस्तान में मौजूद है, और मैं लगता हूं कि वो तंत्र अब ज़्यादा दिन हिंदुस्तान में जिंदा रहेगा नहीं, क्योंकि किसान अब समझदार हो गया है और किसान इन सब बातों को समझने लगा है। इसलिए किसान ऐसे किसी भी तंत्र के ना तो साथ है और ना उसको प्रोत्साहित करता है। ऐसी कोई बातें जो आपको लगता है कि किसानों को नहीं पता है किसी बात तौर पे, या छुप गई हैं या फिर बताने से रह गई हैं, जिसका आज आप इस माध्यम के जरिए उपयोग कर सकते हैं? नहीं, मैं यहाँ एक इतनी सी बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के जब परचेजिंग होती है, जब खरीद प्रक्रिया शुरू होती है, तो उसमें जो छोटे छोटे कमियां रह जाती है जी, या कोई छोटे मोटे व्यापारियों के समूह के द्वारा किसानों का अहित करने के लिए कोई वहाँ एक षड्यंत्र जैसा होता है, उसके बारे में किसानों को जरूर सचेत रहना चाहिए। मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, मूंगफली की बोरी जब मूंगफली जब बेची जाती है तो 40 किलो की बोरी भरती है। कई बार कुछ व्यापारी जिनको दुर्भावना होती है वो 40 किलो के अंदर बोरी का वजन भी ले लेते हैं। ठीक है। किसान कई बार नासमझी में कहिए या अज्ञानता में कहिए उस चीज़ को जान नहीं पाता। ऐसी जो छोटी छोटी कमियां होती है उसके बारे में हमको जरूर सचेत रहना चाहिए, और सरकार अगर हमको हमारे प्रोत्साहन के लिए, किसानों की उन्नति के लिए जो योजनाएं ला रही है उनके बारे में हमको जरूर अध्ययन करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि विकास हमारा सतत अभी चलता रहेगा और अभी भी हमको एक ऊंचा आयाम पकड़ने की, पहुंचने की बहुत आवश्यकता है। आपने जैसे गेहूं की फसल के बारे में कहा कि 1050 से 2040, ऐसे कुछ और आंकड़े जो इतने दिलचस्प हों कि लोगों को ये पता लग सके, इवन नॉट ओनली किसानों को ही नहीं बल्कि जो लोग किसान हितैषी हैं, जो अपने घर में बैठे हैं लेकिन सम्मान करते हैं, और सम्मान इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके घर में जो आटा गूंधा जा रहा है उसका वो प्रोसेस कहाँ से निकल करके सामने आता है और उसके बाद में वो रोटी उनके पेट तक पहुंच पा रही है, लेकिन उसके लिए एक बड़ी प्रक्रिया है। तो वो आंकड़े जो हम लोगों को, हम जन सामान्य तक भी पहुंचा सकें। मैं 2 आंकड़े जरूर बताना चाहूँगा आपको, आपके चैनल के माध्यम से। जी, हमारे देश में अगर हम 1 साल का अध्ययन करें जी, तो जो खाने का तेल है, सरसों का, मूंगफली का, पाम ऑयल या राइस ब्राइन ऑयल भी आजकल बहुत बिक रहा है जी, इनके रेट अचानक बढ़े। जी, उसके बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसके ऊपर भी एकदम से अभी यहाँ चर्चा करना ठीक नहीं हो पाएगा, परंतु सरकार ने इस बारे में चिंता करी कि ये खाद्यान्न ज़्यादा दिन तक इतना भाव नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल ठीक। इस तरह महंगाई का असर गरीब जनता को मारता है। तो सरकार ने इस बार, आप ये देखिए, सरसों के भाव के अंदर एक साथ 400 रुपये कुंटल की बढ़ोतरी करी। ओके, 400 रुपये कुंटल अपने आप में जो बढ़ोतरी है 20% से लगभग हो गई। तो एकदम से इतनी बढ़ोतरी होने से निश्चित रूप से हमारा किसान सरसों जैसी फसल के इस बार सोइंग करने पे ज़्यादा ध्यान देगा, और जब ज़्यादा बुआई सरसों की होगी तो जब अगली सरसों की फसल जब आएगी तो उससे निश्चित रूप से तेलों के भाव को कंट्रोल करने में हमारी बहुत मदद मिल पाएगी। और देखिए, बहुत अच्छी चीज़ मैं एक और बताता हूँ एक एग्जाम्पल के लिए, कि आज से 5 साल या 7 साल 10 साल पहले की बात करें तो जब फसल कट के बाजार में आ जाती थी तब MSP घोषित होती थी। ठीक है। तो उसका लाभ किसान को मिलता नहीं था, और आज स्थिति क्या है, रबी की फसल बोने में अभी 3 महीने का टाइम है जी, और सरकार ने MSP घोषित कर दी। अब जनता के पास में, किसान के पास में पर्याप्त समय है वो तय करने के लिए कि मुझे सरसों बोना है कि गेहूं बोना है। ये एक अच्छी शुरुआत हो गई। समय से पहले MSP घोषित करने से किसान स्वतंत्र रहता है कि उसको फसल क्या करनी है, जो सरकार ने सरसों के माध्यम से करके दिखाई। एक ऐसे दूसरा उदाहरण और मैं बताता हूँ आपको। राजस्थान की मुख्य फसल है बाजरा हमारे यहाँ पे जी। पूरे देश का लगभग 70% बाजरा राजस्थान में होता है, और राजस्थान के बहुत सारे किसानों की, खासकर जिनके पास सिंचाई के रेगुलर साधन नहीं है, उनका बाजरे पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। आज से 5 साल पहले की बात करें तो बाजरे का भाव हुआ था, MSP होता था 880 रुपये। एकदम से बाजरे के रेट के अंदर दुगने से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। आज 1800 रुपये के आसपास बाजरे की MSP है। तो उससे क्या हुआ कि एक तो पहली बात तो बाजरे का बाजार मूल्य कंट्रोल हुआ। बाजरा जब 780 रुपये MSP होता था तो किसान को बड़ी मुश्किल से 800 रुपये मिल पाते थे ओपन मार्केट के अंदर, और जब आज MSP 1800 रुपये हो गया तो ऐसे के अंदर बाजरे का 2000 रुपये में बिकने में कहीं दिक्कत नहीं आती। तो MSP डिक्लेयर होने से और MSP के भाव तय होने से और समय से पहले होने से किसान को ये बड़ा बेनिफिट होता है। मैं इसमें एक थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेना चाहूँगा पंकज जी, क्योंकि
एक नेशनल लेवल पर किसी फसल की, चाहे वो दलहन हो या तिलहन हो या खाद्यान्न हो, ये तय किया गया कि इतना है। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ें बारिश पर बहुत निर्भर कर जाती है। पंजाब है तो पंजाब सूबे में अच्छी वर्षा हो गई है और राजस्थान में नहीं हुई। किसान दोनों ने एक ही फसल लगाई, दोनों ने गेहूं लगाया, अब दोनों के लिए एमएसपी बराबर हो गई है। वहां फसल अच्छी हुई है, लागत डेफिनेटली कम गई होगी। राजस्थान में वर्षा कम हुई है तो फिर डेफिनेटली लागत ज़्यादा हुई होगी। ऐसे में एक किसान को बढ़ावा मिल जाता है, दूसरा किसान रह जाता है। तो क्या कोई स्टार पॉइंट एक कुछ लगाया गया है, कुछ जो विशेष बात, रिमार्केबल चीज़ है? देखिए, जब लागत मूल्य तय करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तब जो एक तरह से सैम्पलिंग जिसको कहना चाहिए कि जो हम औसत लेते हैं उसमें सब चीज़ों को इस बात का ध्यान रखा जाता है। तो राजस्थान के किसान का फसल उत्पादन में इनपुट कॉस्ट में बीज और ट्रैक्टर का खर्चा, खाद्य क्या नाम उर्वरक का खर्चा, ये तो आता ही है, पर साथ में सिंचाई का भी आता ही है। और जब सिंचाई उसके उस लागत के ऊपर क्या उसके औसत मूल्य पड़ा, औसत लागत मूल्य पड़ा, ये उसके अंदर मेंशन हो जाता है अपने आप। ठीक है। तो उससे हालांकि ये बात ठीक है कि हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर विपरीत परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उसका एक किसान को बड़ा लाभ नुकसान है और वो पंजाब के मुकाबले उतना सरल भी नहीं है, परंतु पूरे देश का एक एवरेज लेके इस प्रकार से तय होता है। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है और ये भी हम लोग दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो लोग जिस भी तरीके से कहें, ऐसे भुलावे में जो होता है ना कि अफवाहों के में नहीं आए, बहकावे में नहीं आए, भटकाव में नहीं आए, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो तय हुआ है, ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, बंद होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता किसी न किसी तरीके से। आप अंतिम रूप से दर्शकों को संदेश देना चाहें। देखिए, मैं तो किसानों को आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि किसी के भी बरगलाने में ना आए, किसके भड़काने में ना आए, और जो आज़ादी के 7 दशक से किसान को केवल राजनीतिक टूल बना रखा है, उससे दायरे से किसानों को ही बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि अब जो काम हो रहा है, मुझे लग रहा है विकास की सही प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और किसानों के ऊपर चिंता होने लगी है और इसी का परिणाम है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य द्विगुने तिगुने तक हो गए हैं जी। तो किसानों को इस चीज़ पे विश्वास रखना चाहिए। निश्चित रूप से किसानों का इसमें हित भी है और भला भी होने वाला है। एग्जैक्टली जो आपने किसान हित की बात की, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे और आपसे सीधा जुड़ी हुई है। हम नहीं जानते होंगे पंजाब में, तमिलनाडु में, केरला में, आंध्र प्रदेश में या कहीं भी और वो किसान क्या बो रहा है, लेकिन वो हम तक पहुंचता है। माध्यम कोई भी हो सकता है, उस माध्यम को समझें, सरकार की नीयत को समझें, न्यूनतम समर्थन मूल्य को समझें, जनसामान्य भी समझे। ये हमारी एक कोशिश थी। मुझे लगता है कि आपको कार्यक्रम में बहुत सारी अच्छी जानकारियां मिली होंगी। पंकज जी, आपका बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में पधारने के लिए। सभी दर्शकों को धन्यवाद। नमस्ते।